हम डिस्कशन करना चाहेंगे दोस्तों पैरामीटर पासिंग टेक्निक का, जिसमें सबसे पहला होता है पास बाय वैल्यू। अब डेफिनेशन कवर ना करके हम पहले एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं। उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम डेफिनेशन डिज़ाइन करेंगे, जिसे हम जानते हैं LBE, लर्न बाय एग्जाम्पल। अब मेरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है इन मेन प्रोग्राम define a variable and pass it to a function, say change, and change value of parameter and increase भी कर सकते हैं, change या increase value of parameter by 10। जैसे मान लीजिए कि हमारे ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू 18 थी, तो फंक्शन उसमें 10 ऐड करके क्या बना देगा? 18% 28। अभी हम तीन तरह से बनाएंगे, पास बाय वैल्यू से भी बनाएंगे, पास बाय रेफरेंस से भी, और पास बाय पॉइंटर से भी। डेफिनेशन हम बाद में कवर करेंगे, पहले प्रोग्रामिंग कर ली जाए, उसे समझना आसान हो जाता है। तो हमने यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड कर दी, हमेशा की तरह आप आईओ स्ट्रीम भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब फंक्शन की डेफिनेशन हमने रिटर्न टेबल रखा वॉइड, हम कुछ रिटर्न नहीं करना चाहते, फंक्शन का नाम दिया हमने चेंज, और ये हमसे एक पैरामीटर एक्स ले रहा है, और जैसा कि ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, हमें कितना वैल्यू को इंक्रीज करना है? बाय 10। तो हमने कहा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10, change made by the function। ये कॉल्ड फंक्शन है, लेकिन हम जानते हैं कि एग्जीक्यूशन हमेशा कहाँ से शुरू होता है? मेन से। अब जैसे हमने यहाँ पे इंट एक्स लिखा है 18, हम जानते हैं इसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। मैं पहले भी लोकल वेरिएबल पढ़ा चुका हूँ। प्रिंट एफ बिफोर चेंज फंक्शन x इक्वल टू %, और हमने x को प्रिंट करवा दिया। अब हम कौन से फंक्शन को इनवाइट करें? चेंज फंक्शन को इनवाइट कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं फंक्शन को कॉल करना, पास बाय वैल्यू। हम वैल्यू पास कर रहे हैं। अब हम इस प्रिंट को फिर से कॉपी कर लेते हैं, आफ्टर चेंज, और मैं सोच रहा हूँ उसको यहाँ पे भी कॉल कर लिया जाए, इनसाइड चेंज। तो मेरे दोस्तों को समझने में बहुत आसानी होगी। अभी प्रोग्राम तैयार है, इसे एग्जीक्यूट किया जाए। तो टेक्निकली अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए, वो सभी प्रोग्राम्स इसी अप्रोच पे बेस्ड हैं, पास बाय वैल्यू पे। अब इससे हम कंपाइल कर लेते हैं, देखें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है? नहीं, कोई मिस्टेक नहीं। अब इसे रन किया जाए।
देखिए बिफोर चेंज फंक्शन हम जानते हैं कि मेन से एग्जीक्यूशन शुरू होता है, तो बिफोर चेंज फंक्शन वैल्यू क्या थी 18। हमने फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या हो गई 28। लेकिन वापस जब हम मेन फंक्शन पे आए तो वैल्यू 28 नहीं बल्कि क्या थी 18। तो दोस्तों बिफोर वैल्यू क्या थी 18 और आफ्टर वैल्यू भी क्या थी 18। तो कंक्लूजन निकला कि ओरिजिनल वेरिएबल में कोई चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, चेंज केवल किसके अंदर हुआ है इनसाइड द चेंज फंक्शन। अब ऐसा क्यों हुआ उसको मैं फिगर से समझना होगा। तो छोटा सा एक फिगर अपने दोस्तों के लिए बनाते हैं कि ये टेक्निकली कैसे वर्क कर रहा है। टेक्निकली आपको मैंने काफी दिन पहले पढ़ाया था कंसेप्ट ऑफ लोकल वेरिएबल। ये मेन फंक्शन है। अब मेन फंक्शन में हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया x जिसकी हमने वैल्यू रखी है 18। अब इसकी कुछ ना कुछ एड्रेस होगी रैम में। ये एड्रेस मान लेते हैं, एड्रेस को मैं शॉर्ट में EDDR लिख रहा हूँ, ये रैम में एड्रेस है। अब हमने लिखा चेंज x। तो कंपाइलर वैल्यू को पास करेगा, इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। और कौन से फंक्शन के पास चला गया वो चला गया दूसरे फंक्शन के पास, और उस दूसरे फंक्शन का नाम क्या था चेंज। लेकिन यहां पे फिर से क्या लिखा है इंटीजर x। अब क्योंकि फिर से इंटीजर x लिखा है तो सिंपल सी बात है कि एक और वेरिएबल बन जाएगा। तो यहां पे एक नया वेरिएबल x बन जाएगा। तो यहां पे एक नया वेरिएबल x बन गया जिसकी वैल्यू क्या हो गई 80। तभी तो उसको कहते हैं क्या पास बाय वैल्यू, यानी वैल्यू पास हुई। अब टीचर ने कहा दोस्तों +10। अच्छा इसकी एड्रेस हम यहां लिख देते हैं, इसकी एड्रेस कुछ और होगी। जैसे इसकी एड्रेस हम मान लेते हैं 200, यानी वो उस एड्रेस पे नहीं किसी और एड्रेस पे क्रिएट हुआ है। अब हम जानते हैं स्कोप ऑफ फंक्शन, हमने यहां पे लिखा था +10, x इक्वल टू x +10। तो टेक्निकली वो इससे अफेक्ट नहीं करेगा, वो केवल किससे अफेक्ट करेगा, इस कॉपी को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे 18 नहीं बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 28। तो यहाँ पे जो नई वैल्यू है वो 28 हो गई दोस्तों। इस कारण से जब टीचर ने प्रिंट लिखा था, टीचर ने जब यहाँ पे लिखा प्रिंट x, तो सिंपल सी बात है कि इस स्कोप में वैल्यू क्या है 28। इस कारण से जो इनसाइड वाला लाइन था वो हमें क्या आंसर दे रहा था 28। अच्छा बिफोर वाला वैल्यू क्या दे रहा था 18। अच्छा परिवर्तन यहां हुआ है। अब हमने फिर से यहां पे लिखा प्रिंट x। अब हम जानते कि इस स्कोप में वेरिएबल किस एड्रेस पे 100 पे है, ना कि 200 पे। तो यहाँ पे ये वाला वेरिएबल यूज होगा क्योंकि स्कोप ऑफ द वेरिएबल होता है, ये चेंज का वेरिएबल है, ये मेन का वेरिएबल है। तो अब फिर से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 18, क्योंकि परिवर्तन हुआ है, बिल्कुल परिवर्तन हुआ, लेकिन किस में कॉपी में। ये कॉपी है दोस्तों, किसमें परिवर्तन नहीं हुआ एक्चुअल वैल्यू में। इसलिए आफ्टर चेंज भी वैल्यू में क्या मिली थी 18। इससे मैं नॉन टेक्निकल स्टोरी से समझाना चाहूंगा। हम सभी दोस्तों ने 3 इडियट्स देखी हुई है। वायरस सर ने रेंचो को एक्चुअल मार्कशीट की फोटोकॉपी दे दी। तो ये एक्चुअल मार्कशीट है, ये इसकी फोटोकॉपी है। अब रेंचो ने किसमें परिवर्तन किया फोटोकॉपी में। तो फोटोकॉपी में तो परिवर्तन दिखेगा,
लेकिन वायरस सर के पास जो कॉपी थी उसमें पहले भी 18 था, बाद में भी क्या रहेगा 18, क्योंकि जो परिवर्तन हुआ है किस में हुआ है, केवल कॉपी में। तो कंक्लूजन निकला कि पास बाय वैल्यू में अगर हम कुछ परिवर्तन करें तो वो परिवर्तन उस कॉपी में तो होगा लेकिन ओरिजिनल वेरिएबल में नहीं होगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट एड्रेसेस पे क्रिएट हुई हैं। तो नाम भले दोनों का सेम है लेकिन दोनों का वैल्यू डिफरेंट रहेगा। तो हम देखा कि पास बाय वैल्यू पे कॉपी बन जाती है किसकी, आर्ग्यूमेंट की। हम सभी जानते हैं कि आर्ग्यूमेंट हम किससे कहते हैं, इससे हम आर्ग्यूमेंट करते हैं। और यहाँ पे देखिए इसकी कॉपी बन गई डिफरेंट एड्रेस पे, इसकी एड्रेस 100, इसकी एड्रेस 200। तो चेंजेस मेड बाय कॉल्ड फंक्शन यानी चाइल्ड फंक्शन विल ओनली अफेक्ट्स द कॉपी, एक्चुअल वेरिएबल अफेक्ट नहीं होता है। अब कैंपस में से पूछा जाता है कि पास बाय वैल्यू का ड्रॉबैक क्या है। तो पास बाय वैल्यू का ड्रॉबैक क्या है दोस्तों, वेस्टेज ऑफ मेमोरी इन क्रिएटिंग कॉपी, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कॉपी बन गई है। अब इंटीजर तो केवल 4 बाइट्स का है, लेकिन रियल लाइफ में अगर हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया होता तो बहुत ज़्यादा मेमोरी वेस्ट होती। तो पास बाय वैल्यू की लिमिटेशन है कि वहाँ पे मेमोरी का वेस्टेज होता है। अब इसका समाधान निकाला गया C++ में, जिसको हम क्या कहते हैं, पास बाय रेफरेंस। और अगर आपको याद हो तो पास बाय रेफरेंस में कुछ दिन पहले 22 नवंबर को यूज़ कर चुका हूँ, क्योंकि हम लर्न बाय एग्जाम्पल टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं कि कंसेप्ट हम पहले सीख जाते हैं। देखिए आप यहाँ पे लिखा है पास बाय रेफरेंस, कांस्टेंट पास बाय रेफरेंस। तो यूज हम काफ़ी पहले कर चुके हैं, डेफिनेशन हम आज देख रहे हैं। अब पास बाय रेफरेंस की खासियत क्या है, एक्चुअल वेरिएबल इज पास टू द कॉल्ड फंक्शन एज अ रेफरेंस या लिंक। तो अगर मैं नॉन टेक्निकल कहानी समझाऊं तो अब हमारे जो वायरस सर हैं उनको रेंचो पे बहुत ट्रस्ट हो गया है, तो उनने रेंचो को एक्चुअल कॉपी दे दी इस उम्मीद से कि रेंचो कोई परिवर्तन नहीं करेगा, लेकिन रेंचो चाहे तो उसमें परिवर्तन कर सकता है। अब क्योंकि रेंचो को एक्चुअल कॉपी दी गई है, तो अगर रेंचो गलती से कुछ चेंजेस करते हैं दैट विल अफेक्ट द ओरिजिनल कॉपी, क्योंकि कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनी है, हमने क्या प्रोवाइड किया, ओरिजिनल कॉपी प्रोवाइड की है। कभी कभी हम चाहते कि परिवर्तन संभव ना हो, तो जब हमने डिस्प्ले फंक्शन बनाया था तो उसके आगे हमने क्या लगाया था, कॉन्स्ट, जिससे कि परिवर्तन संभव ना हो पाए। और पास बाय रेफरेंस का सबसे अच्छा विशेषता क्या है कि यहाँ पे कॉपी क्रिएट करने में स्पेस वेस्ट नहीं होता है। अब ये तरीका तो C++ में इंट्रोड्यूस हुआ। सी में हम क्या करते थे, तो सी में हम क्या यूज़ करते थे दोस्तों, पास बाय पॉइंटर या एड्रेस। आगे चल के मैं आपको पॉइंटर्स के बारे में समझाने वाला हूँ। In this technique, memory address of actual variable, देखा आपने फिगर में यहाँ पे दो चीजें थी, एक तो वैल्यू थी, वैल्यू क्या थी दोस्तों, 18। हमने वैल्यू पास की थी, लेकिन ऐसा भी तो सकता था कि हम एड्रेस पास करते, तो एड्रेस यहाँ पे क्या है 100। तो पास बाय वैल्यू में वैल्यू पास हुई, जबकि पास बाय एड्रेस में हम क्या पास करते हैं, एड्रेस। तो इन दिस टेक्निक मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्चुअल वेरिएबल इज पास टू द फंक्शन। Called function can make changes indirectly using pointer indirection mechanism. अब इसकी ड्रॉबैक क्या है दोस्तों, इस टेक्निक की, रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ पॉइंटर। तो टेक्निकली जो काम मैं पास बाय रेफरेंस से कर रहा हूं वही काम सी लैंग्वेज में हम किससे करते थे, पास बाय पॉइंटर या एड्रेस मैकेनिज्म से। लेकिन इस टेक्निक की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या थी कि हम सब दोस्तों को किसकी नॉलेज होना चाहिए, पॉइंटर्स की। हालांकि पॉइंटर्स का टॉपिक मेरे चैनल पे पहले से अवेलेबल है, आगे चल के हम क्लास में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं।
दोस्तों जो प्रोग्राम पास बाय वैल्यू का है उसी प्रोग्राम को हम बड़ी आसानी से पास बाय रेफरेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा, बस हमें यहाँ कुछ चेंजेस करने होंगे, क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो कॉलेज में आपसे वाइवा में पूछा जाएगा कि हम पास बाय वैल्यू में क्या चेंजेस करें कि वो पास बाय रेफरेंस या पास बाय पॉइंटर बन जाए। तो दोस्तों पास बाय रेफरेंस तो बहुत आसान है। सिंपली हम लिखेंगे वॉइड चेंज इंटीजर m%x, बाकी कोडिंग सेम रहेगा। ऐसे स्टार टू भी सेम रहेगा। तो सिंपली हम दोस्तों को सीखने को मिला कि कभी भी अगर हमें पास बाय वैल्यू को पास बाय रेफरेंस में करें तो बस हम क्या लगा देंगे m%। अब जैसे से इंग्लिश ग्रामर में प्ले के डिफरेंट मीनिंग थे, वैसे सी लैंग्वेज में भी m% के कई मीनिंग हैं। जैसे कुछ दिन पहले मैंने आपको m% का मतलब बताया था एड्रेस ऑफ, जब हम स्कैनएफ में यूज़ करते थे। लेकिन जब हम डेटा टाइप के साथ जब यूज़ करते तो उससे हम क्या कहते हैं पास बाय रेफरेंस। तो हम आगे चल के पढ़ेंगे डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ एंड। लेकिन यहाँ पे हमारी पास बाय रेफरेंस की पहचान क्या है कि पास बाय रेफरेंस में क्या लग जाता है m% साइन। तो क्यों हम इस प्रोग्राम को करके देखें। हम इस प्रोग्राम को सेव एज कर लेते हैं और यहाँ पे पास बाय वैल्यू की जगह इसका नाम कर देते हैं पास बाय रेफरेंस। बस हमें एक ही चेंज करना है, यहाँ पे m% लगाना है। हम सिस्टम से कह रहे हैं कि हमें एक्चुअल कॉपी भेजनी है। हमने इसे रन किया। अब देखिए दोस्तों, बिफोर चेंज फंक्शन वैल्यू थी 18, इनसाइड चेंज फंक्शन वैल्यू हो गई 28 और आफ्टर वैल्यू भी क्या हो गई 28, यानी चेंजेस अफेक्ट हो रहे हैं। अब इसी प्रोग्राम को हमें पॉइंटर में कन्वर्ट करना है। तो जो स्टार वाले दोस्तों वहां पे कुछ ऐसा आ जाएगा, वॉइड चेंज इंट एस्ट्रिक्स x। तो टीचर आपसे वाइवा में पूछेंगे पॉइंटर की पहचान क्या है। तो पॉइंटर की पहचान क्या है कि आगे क्या लग जाता है स्टार। हालांकि पॉइंटर से हम आगे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कुछ कोडिंग ऐसे लिखेंगे हम, स्टार एक्स इक्वल टू स्टार x प्लस 10, जिससे हम कहते हैं इनडायरेक्शन। आपको याद होगा अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में लिखा था कि यहाँ पे इनडायरेक्शन मैकेनिज्म यूज होता है। अब आप कहेंगे सर इनडायरेक्शन का मतलब क्या होता है, तो यही तो इसकी माइनस पॉइंट है कि इनडायरेक्शन को समझने के लिए आपको क्या आना चाहिए, पॉइंटर्स। तो जब मैं अपने दोस्तों को पॉइंटर्स पढ़ाऊंगा तब हम इस चीज़ को एक बार फिर से फोकस करने वाले हैं। अच्छा, जो स्टार्ट हुए वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट 2 में हो जाएगा चेंज m%x पासिंग एड्रेस। तो क्यों ना करके देखा जाए इस प्रोग्राम को। तो हमने इसे फिर से सेव एज कर दिया, इसका हमने नंबरिंग कर दिया 3 और यहाँ पे कर दिया पास बाय एड्रेस। अब जैसा कि टीचर ने पहला चेंज बताया कि यहाँ पे स्टार आ जाएगा, जिस कारण से आप सिंपली x नहीं लिख पाओगे, आपको क्या लिखना पड़ेगा स्टार x। यहाँ भी स्टार x करना पड़ेगा। तो इंडायरेक्शन में हर जगह स्टार आ जाएगा और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा m%x, यानी पासिंग द एड्रेस। इसे कंपाइल कर लेते हैं और रन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ओरिजिनल वैल्यू थी 18, चेंज फंक्शन वैल्यू हो गई 28 और एक्चुअल वैल्यू पे क्या हो गई 28, यानी चेंजेस हो रहे हैं। अच्छा, बॉस ने कहा कि चेंजेस अलाउ नहीं करने, तो हम बस आगे क्या लगा दे कॉन्स्ट। जैसे हम लिखा था कांस्टेंट स्टूडेंट m%x, तो कांस्टेंट का मतलब कि चेंजेस नहीं कर पाओगे। देखो एरर आ गया, सिस्टम कह रहा है कि लोकेशन कैसी बन गई, रीड ऑनली। ऐसे भी हमने जो एग्जाम्पल सेकंड देखा था उस पर भी मैं करके दिखा देता हूँ। अब ये पास बाय रेफरेंसेस के आगे भी क्या लगा दिया जाए, कॉन्स्ट।
तो ये सवाल टीचर वाइवा में हमेशा पूछेंगी कि पास बाय रेफरेंस में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन ऐसा क्या करें कि वो रहे तो पास बाय रेफरेंस लेकिन परिवर्तन संभव ना हो। तो आगे क्या लगा दो, कॉन्स्ट, जिससे कि पास बाय वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। जब परिवर्तन ना करना हो तो कांस्टेंट पास बाय रेफरेंस, और जब परिवर्तन करना हो तो पास बाय रेफरेंस। हालांकि पास बाय एड्रेस से भी काम बन जाएगा, लेकिन दिक्कतें क्या है कि पास बाय एड्रेस पे पॉइंटर मैकेनिज्म की जरूरत हमें पड़ जाती है। अब हम फिगर की बात करें कि टेक्निकली उन्होंने काम कैसे किया। यहाँ पे मेन फंक्शन में x था एड्रेस 100 पे, वैल्यू थी 18 और एड्रेस थी 100। हमने कॉल किया चेंज 18 या चेंज x। अब क्योंकि पास बाय रेफरेंस है, सेम वैसे फिगर जैसे हमने पहले बनाया था, कोई डिफरेंस नहीं है, और ये चेंज फंक्शन लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि इंट एम्परसेंड x लिखा तो नई कॉपी क्रिएट नहीं होगी। यहां पे चेंज फंक्शन में वही x यूज हो गया, और ये जो x है दोस्तों, ये ओरिजिनल वेरिएबल को लिंक हो गया, यानी रेफर हो गया। मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैं रेफरेंस को रेफ लिख रहा हूं। अब यहां पे हमने लिखा है क्या, +18। तो सिंपल सी बात है कि वो परिवर्तन कहां होगा, यहां पे, और वैल्यू क्या हो जाएगी 28। और यहां पे कहीं भी कोई कॉपी क्रिएट नहीं हुई, नो कॉपी क्रिएटेड। तो रेफरेंस का मतलब होता है कि जो हमने ओरिजिनल वेरिएबल भेजा है उसी को ही रेफर करना है। अच्छा, टीचर कहेंगे कि मान लो उसका हमने नाम y रख दिया तो क्या होगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो y है वो मेन के किसको रेफर कर रहा है, x को। जैसे फॉर एग्जांपल संजय दत्त उफ मुन्ना भाई, तो मुन्ना भाई कहें या संजय दत्त कहें, बोथ आर रेफरिंग टू द सेम पर्सन। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस वेरिएबल, कि नई कॉपी क्रिएट नहीं हुई, वो एक्चुअल वेरिएबल को ही रेफर कर रहा है, जिस कारण से जब भी हम कुछ परिवर्तन करेंगे वो एक्चुअल को भी परिवर्तित कर देगा। यहाँ पे मुझसे लिखने में मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे मैंने 18 लिखा था, यहाँ पे से 10 पढ़ना होगा हमें। अब मैं अंतिम फिगर देखने की पास बाय एड्रेस कैसे काम करता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हम यहाँ पे एड्रेस पास करने वाले हैं। ये मेन फंक्शन है दोस्तों, जिसके पास एक वेरिएबल x है और उसके एड्रेस से कितनी 100। हालांकि रियल लाइफ में एड्रेस बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में 100 लिख रहा हूँ। अब चेंज फंक्शन में पहली बार देख रहे हैं कि हम एम्परसेंड का यूज कर रहे हैं। आपका तो जब हम स्कैनएफ लिखते हैं दोस्तों, तो स्कैनएफ में भी हम एम्परसेंड लगाते हैं। जब भी किसी आर्गुमेंट में एम्परसेंड आ जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को। तो कंप्यूटर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें पैरामीटर तो भेजना है, लेकिन क्या भेजना है, एड्रेस भेजनी है। और किसकी एड्रेस भेजनी है, हमें एड्रेस भेजनी है एक्स की। अब हमारे प्रोग्रामिंग में एक स्पेशल वेरिएबल होता है पॉइंटर वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल वैल्यू स्टोर करते हैं, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल वैल्यू नहीं बल्कि एड्रेस को स्टोर करता है। तो जब भी हम किसी एड्रेस पे वर्क करेंगे तो वी रिक्वायर अ पॉइंटर। इस कारण से यहाँ पे टीचर ने क्या लिखा था, *x।
अब टेक्निकली स्टार एक्स के पास क्या है, एक एड्रेस है। अब मुझसे स्टूडेंट कहते हैं सर आपने डायरेक्टली एक्स प्लस 10 क्यों नहीं लिखा। दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पे हमें एड्रेस क्या मिलने वाली है, 100, क्योंकि ये क्या है, ये एक एड्रेस है। अब कभी कभी मुझे स्टूडेंट कहते सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा, मैं लिख सकता हूँ, लेकिन हम जानते हैं कि इस समय एक्स की वैल्यू क्या है, 100 है, तो टेक्निकली एड्रेस में ऐड हो जाएगा। जबकि सिस्टम से मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम मुझे एड्रेस में ऐड नहीं करना है, उस एड्रेस की जो वैल्यू उसमें परिवर्तन करना है। इस कारण से हमने क्या लिखा था दोस्तों, हमने लिखा था स्टार एक्स इज इक्वल टू स्टार एक्स प्लस 10। अब स्टार एक्स का मतलब क्या है, इन डायरेक्शन वैल्यू एट द एड्रेस, वैल्यू एट द गिवन एड्रेस। हम सिस्टम से रिक्वेस्ट करें कि सिस्टम आपके पास जो एड्रेस, तो एड्रेस क्या है 100, उस एड्रेस की वैल्यू, तो हम सिस्टम से करें कि आपके पास एड्रेस 100 है, उसकी वैल्यू, तो टेक्निकली वो पड़ेगा स्टार 100, 100 की वैल्यू, तो यहां आ जाएगा। तो कितना ऐड कर रहे हैं हम, 10, तो यहां पे 18 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या था, इन डायरेक्शन, जो कि हमें तभी समझ में आता है जब हमें पॉइंटर्स की नॉलेज हो। बाकी अदरवाइज जो काम हम पास बाय रेफरेंस से करें वही काम हमने किससे किया, पास बाय पॉइंटर्स से। दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सोचने का तरीका होता है, आप कैसे सोचते हैं वो हमें फिगर से समझना है। और मेरी पसंदीदा क्लास है सर्कल क्लास और स्ट्रिंग क्लास। क्यों, क्योंकि इससे हमारे जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो यूज हो जाते हैं। जैसे मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक अंगूठी है और एक मेरे पास व्हील है। रियल लाइफ में ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, तभी तो नाम पड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हमारे घर पे जितनी भी सर्कुलर चीजें रखी हुई हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन कौन सी क्लास के, जिसे मैथमेटिक्स में कहते हैं सेट। तो ये किस सेट के पार्ट हैं, सेट सर्कल। तो ये बन गई क्लास सर्कल। तो जिसको मैथमेटिक्स में सेट कहते हैं उसको हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं, सर्कल। अब टीचर कहेंगे कि क्लास क्यों बनाई, क्योंकि क्लास की खासियत है कॉमन बिहेवियर, कि हालांकि अंगूठी अलग है और पहिया अलग है लेकिन तो भी उनमें कुछ ना कुछ कॉमन बिहेवियर है। तो कॉमन बिहेवियर हम किस में डिफाइन करेंगे, क्लास में। इस कारण से पहली स्टेप होती है हमेशा क्लास बनाना। अब हम क्लास में कुछ चीज़ें प्राइवेट रख सकते हैं, तो जब भी किसी चीज़ को प्राइवेट रखना होगा तो उसके लिए मैं ताला बनाऊंगा। हमने कल पढ़ा था कि आउटसाइडर प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकता। तो हर सर्कल में क्या होता है दोस्तों, एक तो सेंटर पॉइंट जिसे हम कहते हैं एक्स वाई। हालांकि मैथमेटिक्स में 12th में पढ़ाया गया था -g-h, लेकिन नॉन टेक्निकली हम सेंटर को यहाँ पे क्या मान रहे हैं, एक्स वाई और साथ साथ रेडियस। तो हो सकता है कि इसका रेडियस कुछ और हो सकता है इसका रेडियस कुछ और हो, लेकिन हाँ रेडियस तो होगा ही होगा। और 2D ज्योमेट्री में इनकी कुछ ना कुछ एक्स और वाई लोकेशन होंगी, लेकिन तो भी कॉमन बिहेवियर क्या है कि वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन एक्स वाई और रेडियस तो होगा ही होगा। लेकिन हम चाहते कि आउटसाइडर इनसे बात कर पाए। तो आउटसाइडर कब बात कर पाएगा दोस्तों, जब हम कुछ पब्लिक बनाएंगे। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे रीड,
जिससे हम सीन की मदद से क्या क्या इनपुट कर पाए, एक्स वाई और रेडियस। ऐसे एक फंक्शन शो हम शो करेंगे एक्स वाई और रेडियस को। हमें एरिया सिखाया गया फॉर्मूला, तो यहां पे हम किसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया का फॉर्मूला। अब हम दूसरे फिगर की बात करें दोस्तों, अच्छा हाँ स्टेप 1 हो गई, अब ये स्टेप 2 है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। एक बार क्लास बन जाए तो ही उसके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, तो ये स्टेप 2 है। अब हमें टीचर ने कहा कि व्हील का एरिया निकालना है, तो व्हाट वी राइट, व्हील डॉट एरिया। तो व्हील क्या कर रहा है, मैसेज पासिंग कर रहा है। व्हील कह रहा है कि मुझे क्या निकालना है, व्हील कह रहा है कि मुझे अपना एरिया निकालना है। ये स्टेप 3 होती है दोस्तों। ऐसे अगर मान लीजिए रिंग को एरिया निकालना है तो क्या लिखेंगे, रिंग डॉट एरिया, नॉट थैंक्स टू द मैसेज पासिंग। जब हम लिखते हैं रिंग डॉट एरिया तो रिंग का रेडियस यूज होगा, जब हम लिखेंगे व्हील डॉट एरिया तो रेडियस भी किसका यूज होगा, व्हील का। तो भविष्य में हम बहुत सारी क्लासेस बनाएंगे, लेकिन सोचने का तरीका वही रहेगा। क्या तरीका रहेगा कि पहले क्लास बनाओ, और क्लास में क्या रहेगा, कॉमन बिहेवियर। तो जितने भी सर्कल्स उनमें कॉमन बिहेवियर क्या होते हैं कि दे हैव एक्स वाई एंड रेडियस, साथ साथ 3 फंक्शन, रीड, शो एंड एरिया। अब एक बार जब क्लास बन गई तो उसको हम क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट्स कैसे बात करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग। अब आपको काफ़ी दिन पहले मैंने कैरेक्टर एरे सिखाया था दोस्तों, और हम जानते हैं कि कैरेक्टर एरे को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। अब कुछ दोस्तों ने मुझसे जावा सीखा, वह मुझसे नाराज हो गए। जिन दोस्तों ने मुझसे जावा सीखा है वो कहते सर आप मेन प्रोग्राम में ऐसा क्यों लिखते थे, कैरेक्टर नेम ऑफ 20, वो इससे नाराज हो जाते थे। वो कहते थे सर आप ऐसा लिखो, स्ट्रिंग ए। कारण क्या है दोस्तों, जावा में स्ट्रिंग नाम की क्लास अवेलेबल है। तो जितने भी मेरे सी प्रोसेस के दोस्त हैं वो मुझसे पूछे सर क्या सी प्रोसेस में भी ऐसा करना संभव है, बिल्कुल संभव है। हम क्या बना दें, क्लास स्ट्रिंग। तो फायदा क्या होगा कि अब हमें ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, हम ऐसे बना पाएंगे। अब ये जो कैरेक्टर है वो हमने यहां बना दिया। भाई बात तो बराबर है कि अब हम ऐसा ना लिखें, हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग ए। तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, एक कैरेक्टर अरे। अब हम यहां पे भी कुछ फंक्शन बनाएंगे, जैसे एक फंक्शन रीड जो स्ट्रिंग को इनपुट लेगा, ऐसे एक फंक्शन शो जो इंफॉर्मेशन को शो करेगा। लेकिन सबसे पसंदीदा फंक्शन मेरा लेंथ फंक्शन है। आपको याद होगा काफी दिन पहले मैंने सीखा था कि कैसे हम किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करें, हमने स्लैश जीरो की पोजीशन फाइंड की थी। ऐसे तो उसमें आपको रिवर्स करना सिखाया था, ऐसे आपको मैंने अपर केस सिखाया था, ऐसे मैंने क्या सीखा था, लोअर केस। अब इसी को तो एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। अब हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए डॉट रिवर्स। तो पहले जहां आपको प्रोग्रामिंग का पूरा फंडामेंटल सोचना पड़ता था, फंडामेंटल सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा, रिवर्स फंक्शन। तो ये हो गई स्टेप 1, हमने क्लास बनाया। स्टेप 2 हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और स्टेप 3 हमने क्या की, मैसेज पासिंग। तो जावा में मेरे दोस्तों को रिवर्स करना क्यों आसान लगता था, क्योंकि हमारे डेवलपर्स ने पहले से क्या कर रखा था, एब्स्ट्रैक्शन। जितने भी स्ट्रिंग की ऑपरेशंस हैं वो पहले से किसमें डिफाइन करके रखे, क्लास स्ट्रिंग में। और मैं कल आपको समझा चुका था मैं बीके हूं, क्लास बनाना मेरा काम है। लेकिन ये हमारे दोस्त लक्ष्य शर्मा है, लक्ष्य शर्मा को क्लास नहीं बनानी है, लक्ष्य शर्मा को केवल ऑब्जेक्ट बना के क्या करना है, फंक्शन कॉल। तो लक्ष्य को ये सोचने की जरूरत नहीं कि भाई भूपेन खिलरानी ने रिवर्स की कोडिंग क्या की है, क्योंकि सब कुछ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक।